हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगी। आज की जो हमारी क्लास है वही आपके आरएस 2024 के पेपर फोर्थ की क्लास है, जिसमें हम हिंदी की क्लासेज है वो ले रही हैं। और आपकी जो इंग्लिश का जो भी कंटेंट है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर पूरा है आपको वहां पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपके एरर्स हो गए यानी आपके पार्ट बी का जो आपका 20 नंबर का है पूरा का पूरा वहां पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो भी आपको ऐसे चाहिए कि हमें इंग्लिश के कंटेंट में दिक्कत आती है वो सारा का सारा वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और अब तक मैं काफी सारा आपको है वो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो आप एक काम कीजिए कि जैसे एक बच्चे का कमेंट आया था, आज से शायद 3-4 दिन हो गए। उस दिन उन्होंने पूछा था कि मैम आप जैसे हमें टेलीग्राम पर इंग्लिश का कंटेंट प्राप्त कराते हो तो वहां पे आप है वो आप हैं टाइप करके हमें प्रोवाइड करवा देते हो, तो हम उसको सेव कैसे करें। देखिए टेलीग्राम चैनल आप सभी के पास आपने ज्वाइन भी कर रखा है, आप टेलीग्राम सभी चलाते हो, तो वहां पे आप या तो ग्रुप बना लीजिए या फिर आपका खुद का प्राइवेट चैनल बना लीजिए। उस चैनल में आप करो कि क्या, जैसे मैंने आपको कोई भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया, जैसे ये कंटेंट है तो यहाँ पे फॉरवर्ड का निशान होता है, वहां पे आप फॉरवर्ड करके अपने चैनल में रख सकते हो। ठीक है। फिर आप उसकी पीडीएफ भी बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट आप लेके और फिर अपना आप उसमें अपना रिवीजन कर सकते हो। ये बिल्कुल अच्छा चीज है कि आप खुद का एक प्राइवेट चैनल बना के रखिए। और हर बच्चे को ये होना चाहिए कि उसके पास जितना भी उसे कहीं से कंटेंट मिले, और वो ये नहीं कि बस कंटेंट कंटेंट के पीछे पड़ा रहे, जो वो पढ़ता है जिसका हर दिन वो रिवीजन करता है वो कंटेंट है आपके पास अपने प्राइवेट चैनल में होना चाहिए। तो हर एक बच्चा अपना ये प्राइवेट चैनल क्रिएट करे, उसमें अपने सारे के सारे कंटेंट को ऐड करे। अब जैसे मैंने आपको कल प्रोवाइड करवाया, 3 दिन पहले प्रोवाइड करवाया, तो उनके बीच में गैप आ गया क्योंकि बीच में मैंने आपके लिए वीडियो शेयर कर दी या फिर कुछ न्यू अपडेट आई करंट से रिलेटेड वो मैंने वहां पे बता दी, या फिर कोई एग्जाम से रिलेटेड आई, कोई एग्जाम के आंसर की आई, कोई रिजल्ट आया, वो यहाँ पे बीच में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये दोनों कंटेंट आप रिवाइज करते हो तो पास पास नहीं होते। लेकिन जब आप अपने प्राइवेट चैनल में इनको सेव कर लेते हो तो दोनों आप जब ये आप रिवाइज करोगे तो इसके पास से आपको ये आज वाला भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको रिवाइज करने में आसानी रहती है। तो आप लोग ये अपना एक करके देख सकते हो, अपना खुद का प्राइवेट चैनल बनाकर। उसमें आप जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया, कहीं और से भी आप क्लास लेते हो या पढ़ते हो तो उन चीजों को भी आप अपने पास यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। तो इस प्रकार आप रख लेना। आज के टेस्ट की बात करें तो पार्ट ए आपका, जिसमें आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे, प्रत्यय होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे। और पार्ट सी की बात करें तो आज आपका निबंध रहने वाला है, जो कि कल के टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको विषय दिया था कि हम इस पर आंसर राइटिंग है वो करेंगे। आज के टेस्ट में आपके पार्ट बी का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसका सॉल्यूशन हम आगे वाले टेस्ट में करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो प्रत्यय का दिया गया है। हमें प्रत्यय का संयोग करते हुए दो दो शब्द बनाने हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय की बात करें तो इससे अपन बना सकते हैं कि मानसिक। क्या बना सकते हैं? मानसिक। मानसिक के अलावा अगर हम देखें तो मानसिक के अलावा अपन बना सकते हैं पाश्विक। पाश्विक। व्यावहारिक। व्यावहारिक। और अपन क्या बना सकते हैं? व्यावहारिक के अलावा अपन बना सकते हैं मार्मिक। मार्मिक। इसके अलावा भी और बना सकते हैं, जैसे पारिश्रमिक और व्यावसायिक, ये भी अपन बना सकते हैं। अगला अपना प्रत्यय दिया हुआ है गी प्रत्यय। गी की बात करें तो अपन लिख सकते हैं मर्दानगी। मर्दानगी गी प्रत्यय से बनेगा। और अपन क्या लिख सकते हैं? सादगी। सादगी। जिंदगी। जिंदगी। और अपन क्या लिख सकते हैं? और अपन लिख सकते हैं खानगी। तो ये सारे के सारे गी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। एक हमने बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन गी हमने बहुत कम ही पढ़ा होगा, तो इनके जो एग्जाम्पल है उनको भी अच्छे से आप याद रखना। अगला आता है आल प्रत्यय। आल प्रत्यय की बात करें तो आल प्रत्यय से बनने वाले शब्द है जैसे ननिहाल। ननिहाल। और अपन क्या लिख सकते हैं? ननिहाल के अलावा अपन लिख सकते हैं ससुराल। ससुराल। तो ये आल प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। अगला आता है इष्णु प्रत्यय। इष्णु प्रत्यय जैसे अपन लिखते हैं सहिष्णु।
सहिष्णु। और अपन लिख सकते हैं सहिष्णु के अलावा प्रभु विष्णु। अपन क्या लिख सकते हैं? परब विष्णु, परब विष्णु। और अपन लिख सकते हैं चलिष्णु, चलिष्णु। तो ये सारे के सारे इष्णु प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। अब गी हो गया, इष्णु हो गया, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो जाता है कि हम बहुत कम पढ़ते हैं, इनको पढ़ते तो हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। अगला आता है इन बोल दे या फिर इन बोल दे, अड़े आ जाए या न आ जाए, तो इससे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं? शौकीन, शौकीन, प्राचीन, कुलीन, शालीन। क्या लिखेंगे अपन? शालीन, ये वाला शालीन। और अपन ग्रामीण, ग्रामीण, ईण प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो ये सारे इन या ईण शब्द से बनने वाले, प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आगे बढ़े, अगला हमारा आता है तम। तम की बात करें तो तम से अपन लिखते हैं उच्चतम, तम से उच्चतम, उच्चतम न्यायालय। तीव्रतम, बहुत ज्यादा तीव्र, तीव्रतम। शीघ्रतम, अति शीघ्र, शीघ्र से शीघ्र, शीघ्रतम। अगला जो हमारा प्रत्यय वो है अड़ा या अड़ी। जैसे अपन लिख दे कि वो तो अपना दुखड़ा गा रहा है, दुखड़ा। या फिर बोल दे अपन पंखुड़ी, तो ये अड़ा या अड़ी से बनने वाला शब्द हो गया। और अपन लिख सकते हैं इसके अलावा जैसे टुकड़ा, टुकड़ा, झगड़ा, झगड़ा, पिछड़ा, पिछड़ा। और अंतड़ी, अंतड़ी। और अगर अड़े से देखें तो मुखड़ा। ये सारे के सारे अड़े और अड़ी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। अगला जो प्रत्यय है हमारा वो है आनी। आनी से जैसे इंद्राणी, आनी से जैसे इंद्राणी। और अपन लिख सकते हैं नौकरानी, नौकरानी, देवरानी, देवरानी। और अपन ने क्या लिख सकते हैं? सेठानी, सेठानी। तो ये आपके क्या हो गए? आपके आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अगला जो हमारा प्रत्यय दिया गया वो दिया गया पोष। पोष से जैसे मेज पोष, पोष प्रत्यय से बनने वाला शब्द है मेज पोष। और इसके अलावा अपन लिख सकते हैं सफेद पोष, सफेद पोष। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे सफेद पोष, सफेद पोष, मेज पोष, नकाब पोष, पलंग पोष, पलंग पोष। एक नकाब पोष भी आप लिख सकते हो, नकाब पोष। तो ये आपके पोष प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। अगला आता है गिर। गिर प्रत्यय की बात करें जैसे राहगीर, जहांगीर, तो ये आपके क्या हो गए? गिर प्रत्यय से बनने वाले शब्द। राहगीर, राहगीर के अलावा अपन उठाई गिर, उठाई गिर। एक हमने अभी बताया था जहांगीर। तो ये आपके गिर प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो मैंने आपको यहाँ पे 10 है वो इंपॉर्टेंट प्रत्यय करवाए हैं, जिनके मैंने आपको 3 से 4 या फिर 5 है वो आपको एग्जाम्पल इनके लिखाए हैं। तो आप अच्छे से इनका रिवीजन करना। अगला आता है निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला दिया हुआ है हमें सिर, शरीर। शरीर की बात करें तो शरीर से अगर हम देखें तो इसका तन हो गया, शरीर का पर्यायवाची तन हो गया। तन के अलावा अगर हम देखें तो काया, तन के अलावा काया भी बोलते हैं। और अपन बोल सकते हैं इसको शरीर, तन, काया, गात, गात के अलावा कलेवर, कलेवर के अलावा अपन इसको बोलते हैं वपू। तो ये सारे के सारे आपके शरीर के पर्यायवाची हो गए, तन, काया, गात, कलेवर और वपू। अगला है संतोष। संतोष यानी कि किसी चीज में संतुष्टि करना। तो अपन लिख सकते हैं कि किसी चीज में सब्र करना। तो संतोष का सब्र हो गया, संतोष का तोष हो गया, संतोष का संतुष्टि हो गया, संतुष्टि हो गया, इत्मीनान हो गया, इत्मीनान हो गया कि हम बोलते हैं ना हम इत्मीनान से बैठे हैं, यानी हम संतोष से, सब्र से बैठे हैं। इसकी तुष्टि हो गई, इसका जो पर्यायवाची है वो तुष्टि हो गया। और इसका वर्ती भी अपन लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे संतोष के पर्यायवाची हैं।
और अगर हम बात करें तो अगला हमें दिया गया है मेधावी। मेधावी की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। मेधावी, मेधावी जैसे मेधावी का हो जाता है एक तो बुद्धिमान, प्रज्ञावान, प्रज्ञावान। ये जो आपके संतोष वाले हैं मैं इनको ऊपर लिख दूंगी, यहां से हटा देती हूँ। तो संतोष के यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वर्ती। संतोष का अपन क्या लिख सकते हैं, वर्ती लिख सकते हैं। और हमने नीचे क्या लिख रखा था, संतुष्टि हमने लिख ही दिया था, और तुष्टि ये अपन लिख देते हैं ऊपर। अब यहाँ पे मेधावी के सामने हम मेधावी के पर्यायवाची है वो लिख देते हैं, जैसे प्रज्ञावान हो गया, शुद्धि हो गया, शुद्धि हो गया, और बुद्धिमान हो गया। तो ये मेधावी के क्या है, पर्यायवाची बुद्धिमान। अगला हमें दिया गया उत्तम। उत्तम की बात करें, उत्तम यानी श्रेष्ठ, उत्तम यानी श्रेष्ठ, परवर, बढ़िया, और क्या होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, और अपन बोल सकते हैं प्रकृष्ट। तो ये सारे के सारे उत्तम के क्या है, पर्यायवाची। उल्लास की बात करें, उल्लास का होता है हर्ष, प्रमोद, आनंद। तो अपन लिख सकते हैं प्रमोद, उल्लास, मौज, और हर्ष, और अपन क्या लिख सकते हैं आनंद, आनंद, या फिर आह्लाद। ये अपन इसके क्या हो जाएंगे, उल्लास के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला दे रखा है उत्कंठा। उत्कंठा की बात करें तो यानी किसी चीज की लालसा, उत्कंठा, लालसा। या फिर अपन बोलते थे ना मैं किस उसको इस चीज का चाव है, उसको आतुरता है, आतुरता है। या फिर प्रबल इच्छा, तो उसको प्रबल इच्छा को क्या बोलेंगे, प्रबलेच्छा, प्रबलेच्छा। तो ये सारे के सारे उत्कंठा के क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। तो मैंने आपको यहाँ पे 6 पर्यायवाची शब्द अच्छे से बताए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द की यानी सार्थक शब्द की बात करें, सबसे पहले में दिया गया जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो। जिसे देख और सुनकर है वो हृदय फटता हो, उसे बोलते हैं हृदय विदारक। उसे क्या बोलते हैं, हृदय विदारक, हृदय विदारक। आगे बढ़े, हमारा अगला है जो स्वय यानी बाएं, जो स्वय यानी बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, तो वो कौन सा होता है, तो स्वय यानी बाएं। तो ये स्वय साची हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्वय साची, जो स्वय यानी बाएं हाथ से काम कर लेता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म होती है, वो होती है वागदान। वो क्या होती है, वागदान। कुछ लाभ पाने की चाह है, कुछ लाभ पाने की चाह है वो क्या होती है, लिप्सा। ये यहाँ पे भी लिखा गया। तो कुछ लाभ पाने की जो चाह होती है वो होती है लिप्सा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो वो होते हैं मर्मरहत्ता, मर्मा, इसको बोलते हैं मर्माहत, मर्माहत, इसको क्या बोलते हैं, मर्माहत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य। अगला हमारा है बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, वो होते हैं बुद्धिग्राह्य। वो क्या होता है, बुद्धि ग्राह्य, बुद्धिग्राह्य। अगला है एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वो होता है पृष्ठ पेषण। वो क्या होता है, पृष्ठ पेषण। तो ये मैंने आपको 7 है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द करवाए। सी की बात करें तो पार्ट सी में हमने कल अपना जो क्वेश्चन था आपको वो दिया था, वो था कि हमें एक निबंध लिखना है आपको, और उसका विषय क्या था, न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र। इसकी बात करें तो न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र। भारत में आजादी के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को लागू किया गया और पूरे देश में व्यवस्था को विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के रूप में 3 भागों में बांटा गया। इन तीनों अंगों का अपना अपना कार्य क्षेत्र भी निर्धारित किया गया और यह तय किया गया कि कोई भी अंग किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र का दावा भारत का इसी आधार पर है कि हमारे यहाँ तीनों अंगों में अपनी अपनी भूमिका का सक्रिय व उचित निर्वहन किया है। परंतु कभी कभी यह देखने को मिलता है कि देश में संवैधानिक संकट की स्थिति हो जाती है जब एक अंग किसी दूसरे अंग के कार्य क्षेत्र या फिर अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है।
हमें क्या लिखना था? न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र। यानी हमें न्यायिक सक्रियता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बताना था। तो सबसे पहले मैंने बोला है ना कि जो भी हमें विषय होता है उसके बारे में हमें लिखना होता है। यानी कोई चीज होती है उसका अर्थ बताना होता है, फिर उसकी विशेषता बतानी होती है, या फिर हम न्यू आप ऐसा मान लीजिए कि हमें उस चीज के बारे में है वो उसे डिफाइन करना होता है अच्छे से। तो हमने लोकतंत्र के बारे में इसमें एक बार बताया कि भारत में आजादी के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा वो किस प्रकार लागू हुई। लोकतंत्र है क्या हमारे जैसे देश में देखें तो हमारे देश में तीन प्रकार की व्यवस्था हो गई, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। वो अलग अलग अपना काम करती है। उनके कार्य क्षेत्र में, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग निर्धारित किया गया है। ये भी तय किया गया है कि कोई भी अंग है वो किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और विश्व में भी हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत है। तो वो दावा है वो इसी आधार पे किया गया है कि जो तीनों अंग है वो अपनी अपनी भूमिका और सक्रिय, अपनी जो सक्रियता है उसी के लिए काम करते हैं, उसका अच्छा निर्वहन करते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि जो संवैधानिक संकट की स्थिति आती है वो तब आती है जब कभी एक अंग है वो दूसरे अंग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, उसके अधिकार पर हस्तक्षेप करता है। आगे देखें तो कभी कभी न्यायपालिका का बढ़ता वर्चस्व और न्यायपालिका की सक्रियता भी इन सब के बीच चर्चा का विषय रहती है, जो कि आज का हमारा मान लीजिए सब्जेक्ट है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता भी सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देती है। कभी न्यायालयों की सक्रियता लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कभी यह दूसरे अंग में हस्तक्षेप प्रतीत होते हुए संवैधानिक संकट की स्थिति भी पैदा कर देती है। अगर हम देखें, जैसे हमने यहाँ तक हस्तक्षेप करता है, यहाँ तक हमने लोकतंत्र के बारे में लिखा है। अब हमने आगे स्टार्ट कर दी है न्यायिक सक्रियता के बारे में। न्यायिक सक्रियता के बारे में कि जो न्यायिक सक्रियता है वो भी चर्चा का विषय रहती है। वो क्यों रहती है? इसके भी दो पहलू हो जाते हैं कि सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक परिणाम भी देती है। सक्रियता होती है तभी लोकतंत्र में नागरिक के अधिकारों को स्थापित करने में भूमिका भी मिलती है, लेकिन ये दूसरे अंग में अगर हस्तक्षेप कर लेती है तो कभी कभी संवैधानिक संकट की स्थिति भी पैदा हुए होते दिखती है। अब हम आगे न्यायिक सक्रियता का अर्थ भी दे देते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ उस रूप में लिया जाता है कि जब राज्य के अन्य अंग अपने संवैधानिक कर्तव्यों को करने में अपनी सही भूमिका नहीं निभाते, या जब विधि का निर्माण विधि के अनुसार न होकर राजनीतिक और व्यक्तिगत आधार पर होता है, तब न्यायिक सक्रियता इनको नियंत्रित करके लोकतंत्र में लोग के मन में विधि के शासन के लिए विश्वास पैदा करती है। लोग यानी लोग। इसी तरह जब न्यायपालिका को लगता है कि विधि का शासन नहीं रहा, तब विधि का शासन स्थापित करने के लिए न्यायपालिका राज्य के अन्य अंगों के कार्य में हस्तक्षेप करके लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करती है। यानी जो लोकतंत्र है उसको भी स्थापित करने के लिए है जो न्यायिक सक्रियता इसमें अहम भूमिका निभाती है। लेकिन कभी-कभी इस प्रक्रिया में लोकतंत्र के वास्तविक मूल्य खतरे में भी पड़ते मालूम होते हैं। तब यह न्यायिक सक्रियता विवाद का विषय बन जाती है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक हस्तक्षेप की अतिवादिता के खिलाफ आवाज उठाते हुए संयम बरतने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर यह जोर भी दिया है कि हमारे संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियां व अधिकारों का विभाजन उचित ढंग से किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को अपने अपने अधिकार व दायित्व को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका व विधायिका के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी खुद न्यायपालिका है वो मान रही है इस चीज को, यानी सर्वोच्च न्यायालय वो खुद मान रहा है इस चीज को। संसद और विधानसभाओं में भी समय समय पर न्यायिक सक्रियता के खिलाफ आवाज उठती रहती है। अगर श्रेष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो यह बात सामने आती है कि अगर राज्य के सभी अंग अपना अपना कार्य विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार करें, तो किसी भी अंग को किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब एक अंग स्थिर पड़ता है, तब दूसरा अंग उस पर हावी होने लगता है। जब विधायिका कमजोर पड़ती है और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है, या जब विधायिका में जातिगत व्यवस्था और किसी विचार विशेष की जगह कानून से भी ऊपर हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में न्यायिक सक्रियता के रूप में न्यायपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। जब शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करने में असफल होती है, तो एक शून्य उभरता है और इस शून्य को उभरने का काम न्यायपालिका करती है। जब
देश में भ्रष्टाचार अपने तमाम सीमाओं को लांघ देता है और विधायक और कार्यपालिका भी इसको रोकने में नाकाम रहती है, तब आमजन आशा भरी निगाह से न्यायपालिका को देखते हैं और ऐसी स्थिति में न्यायिक सक्रियता होती है। वहीं दूसरी तरफ बुद्धिजीवी व कानूनविद लोग हैं, वो न्यायालय की बढ़ती इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की बात भी करते हैं। न्यायपूर्ति मार्कंडेय काटजू न्यायमूर्ति ए के माथुर जैसे लोग व स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के संविधान में निर्देशित बराबरी के अधिकार की रक्षा पर बल दिया है। न्यायिक सक्रियता कई बार टकराव की स्थिति पैदा करती है और यह बात भी सही है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अति न्यायिक सक्रियता का भी होना जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये बात काफी अच्छी है यहाँ पे। तो आप इस चीज को थोड़ा सा नोट करना कि ये चीज अगर आप लिखते हो, एग्जामिनर पढ़ता है, तो इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दिन प्रतिदिन और छोटे छोटे कार्यों के लिए न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन भी कहा जाएगा। कभी कभी विधायिका के उन अधिकारों के मामले में अदालतें अपनी राय रख देती है जिन पर संविधान में विधायिकाओं के लिए असीमित स्पष्ट प्रावधान है, जैसे स्पीकर की शक्तियों का मामला हो या बहुमत से विधि निर्माण का मामला हो। न्यायपालिका का कार्य विधि की समीक्षा करना, न कि विधि लागू करवाना। अब ये जैसे में ये चीजें लिखी है ना, ये भी आपके आंसर पर इफेक्ट डालती है। लेकिन न्यायिक सक्रियता के कारण यह काम भी न्यायपालिका के दायरे में आ रहा है। आज ऐसे कई पहलू और मुद्दे हैं जिनमें न्यायिक सक्रियता पर विमर्श की आवश्यकता है, विचार विमर्श की आवश्यकता है। आज कोलेजियम के मुद्दे पर स्वयं न्यायपालिका कटघरे में खड़ी है। न्यायालय की अति सक्रियता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य में लोक ही तंत्र का निर्माण करता है। ऐसे में विधायिका की सर्वोच्चता भी अपनी जगह श्रेष्ठ मायने रखती है। आज का जो आपका निबंध है, जो आपका सब्जेक्ट मान ले, विषय मान ले, थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए जब आप इसको पूरा पढ़ोगे, समझोगे, तो आप देखना कि अब आप ये पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये मन में आएगा कि इतना याद हो सकता है क्या, अपन इतना लिख सकते हैं क्या, ये तो ज्यादा शब्दों में लिखा हुआ है। ज्यादा शब्दों में लिखना, इजी वे में लिखना आपको समझाने के लिए है, ताकि आप इसको समझो तो आपको रटने की आवश्यकता ना हो, आप अच्छे से इस चीजों को समझ लो। जहां पर मैं बोल रही हूँ कि ये लाइन है आपके आंसर पर इफेक्ट डालती है, उस चीज को आप थोड़ा सा याद कर लो या फिर आप उस चीज को समझ लो, तो उससे आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में क्लिक होती रहेगी। ऐसे में विधायिका की सर्वोच्चता भी अपनी जगह श्रेष्ठ मायने रखती है। संक्रमण के इस दौर में जनता के हितों की रक्षा के लिए और विधि के शासन की स्थापना के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर व राज्य के अन्य अंगों का सम्मान करके अगर न्यायालय अपनी सक्रियता दिखाए तो ही उचित होगा, अन्यथा टकराव की यह स्थिति देश के लिए घातक हो सकती है। कानून का शासन जनता की इच्छा से परिभाषित न्याय का शासन ही हो सकता है और इसके लिए विधायिका सक्षम है। कानून का शासन स्थापित करती न्यायिक सक्रियता का हमेशा स्वागत है, न कि न्यायाधीशों का शासन स्थापित करती न्याय की सक्रियता का। अब इन्होंने एक चीज बोल दी, कानून का शासन स्थापित करती न्यायिक सक्रियता का हमेशा स्वागत रहेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यायिक सक्रियता है वो बहुत ज्यादा मामलों में है, वो सकारात्मक पक्ष रखती है। लेकिन कई बार होता है कि जो न्यायाधीश है उनके शासन स्थापित करने की न्यायिक सक्रियता न हो। विधायकों और कार्यपालिका को अब गहन मंथन की आवश्यकता है, आखिर चूक कहाँ से हो रही है, न्यायालय को सक्रिय होना पड़ रहा है। अब ये चीज आप लिखोगे ना तो ये भी इफेक्ट डालेगी। क्यों? क्योंकि अगर न्यायिक सक्रियता है, जो विधायिका और कार्यपालिका है उनके लिए न्यायिक सक्रियता बन रही है, यानी न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका के जो पक्ष है या उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप करी, क्यों करी है? क्योंकि उसको लग रहा है, यानी जो आपकी विधायिका और जो कार्यपालिका है वो उनके द्वारा कहीं ना कहीं चूक हो रही है, इसीलिए वो न्यायिक सक्रियता हो रही है। अगर वो चूक ना करे तो न्यायपालिका है वो न्यायिक सक्रियता करेगी नहीं। तब इन्होंने बोला है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है, न्यायालय को सक्रिय क्यों होना पड़ रहा है। जब राज्य के सब अंग अपना अपना काम संविधान के अनुरूप करें तो कोई विपरीत हालात उत्पन्न ही नहीं हो, यानी जब विधायिका अपना काम ढंग से करेगी तो क्यों न्यायिक सक्रियता होगी, क्यों न्यायपालिका को है वो हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो पड़ेगी नहीं। तो इसलिए इन्होंने बोला है। यहाँ तक अपना जो निबंध है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कभी भी कहीं भी कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो।
सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पेपर से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर किसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कोई भी कमेंट हो आप तुरंत पूछ सकते हो। या फिर आप सोचो कि नहीं इस क्लास से रिलेटेड नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो। तो हम बढ़ते हैं अगले टेस्ट के लिए। और अगले टेस्ट का जो हमारा क्वेश्चंस है वो है आपका पार्ट बी का। और पार्ट बी में हमने एक निविदा दी है आपको कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से निविदा प्रपत्र का प्रारूप तैयार करें, जिसमें कार्यालय हेतु स्टेशनरी और कंप्यूटर खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की गई हो। इसमें हमने खुद इन्होंने बोल दिया है कि आपको निविदा तैयार करनी है किसके लिए, कार्यालय के लिए, एक तो स्टेशनरी और एक कंप्यूटर खरीदने के लिए। आपको करना क्या है, निविदा। अब तक मेरे हिसाब से आपका पार्ट बी का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहा जिसमें मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवाई है। काफी सारे 6 से 7 बार हर एक टॉपिक की मैंने आपको जो प्रैक्टिस है वो करवाई है। फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये जो टॉपिक है हमारे जो थोड़ा सा कमजोर है, या फिर इस पर ज्यादा कंटेंट हो तो हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो आप वो कमेंट कर देना कि मैम इसके ज्यादा क्वेश्चन करवाओ। दूसरी बात, आज की जो आपकी निविदा है उसमें आप देखोगे कि आपको जो आपकी सारणी बनती है, मैंने बोला ना था ना कि निविदा में अगर आप टेबल बनाकर थोड़ा सा उसको अच्छे से उसका विवरण देते हो तो थोड़ा अलग ही इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्रमांक संख्या, क्योंकि आपको दिक्कत कहाँ आती है कि सारणी में क्या क्या चीजें हमें लिखनी है, क्या क्या उसमें होनी चाहिए। क्रमांक संख्या हो गई, यहाँ पे आप लिख सकते हो समान का विवरण, जहाँ पे एक साइड कंप्यूटर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर स्टेशनरी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि उनकी जो अनुमानित राशि है वो कितनी है, यानी जैसे 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख, जो भी आपको लिखना होता है। तो कंप्यूटर के आप लिख सकते हो 3 लाख, इसके आप 1 लाख लिख सकते हो। फिर ध्रुव राशि, ध्रुव राशि कितनी होनी चाहिए, अगर इसके 4 लाख लिखे हैं तो इसके अपन 10,000 लिख सकते हैं, इसके अपन 5,000 लिख सकते हैं। फिर उसमें हम लिखेंगे कि निर्धारित समय क्या होगा, तो वो समय लिख देंगे कि ये 4 महीनों में आना चाहिए, 2 महीनों में आना चाहिए। फिर यहाँ पे है वो टेंडर खुलने का टाइम और जगह भी लिख सकते हैं। फिर नीचे अपनी आवश्यक शर्तें लिख देंगे कि यहाँ ये इस अगर निविदा में कोई चेंजमेंट करते हैं तो ये अपन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी है वहीं से होगा। और दूसरी है, ऊपर अपन जो विवरण देते हैं उसमें लिख देते हैं कि ये जो निविदा है ये इस टाइम से इस कार्यालय में रहेगी, इस टाइम इसको ओपन किया जाएगा, इस टाइम तक इसके जो आपके फॉर्म है वो आप जमा करवा सकते हो। ये चीजें उसमें लिख सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा मैंने इसका प्रारूप बता दिया है, आप खुद अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और फिर कल हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।